ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज की चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले हम आपको आज के पैनल में शामिल मेहमानों से परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह हैं। आपके पास से ही वरिष्ठ नेता और डीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश, समाजवादी पार्टी से पार्टी के जिला महामंत्री मनदीप यादव है और युवजन सभा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव है। कांग्रेस से श्री कृष्ण गौतम जुड़े हैं और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी है और व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुपम अग्रवाल आज की चर्चा में जुड़े हैं। पिछले दिनों 22 मार्च को जब प्रधानमंत्री ने ताली और थाली बजाने का आह्वान किया तो विपक्ष ने इसे अपने अपने ढंग से इसकी आलोचना की। इसके बाद में 5 अप्रैल को दीप प्रज्वलित करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज करने का आह्वान किया। उस लड़ाई में भी लाखों करोड़ों लोग जुड़े और बड़े पैमाने पर यह कामयाब हुआ, जैसा कि मीडिया की रिपोर्टों में आया। उस समय विपक्ष ने प्रधानमंत्री के इन दोनों आह्वानों और अपीलों का विरोध किया अपने अपने तरीके से। लेकिन अब जब बेरोजगारी एक मुद्दा होकर के सामने आई है, उस समय विपक्ष को वही ताली और थाली फिर याद आ रही, वही दिया बाती फिर याद आ रही है। हमारा दिया, ये अंतर है केवल, लेकिन वही नारे, वही तौर तरीके, वही सारी चीजें हैं। जाहिर तौर पर बेरोजगारी एक बड़ी समस्या, बड़ा मुद्दा बन गई है इस कोरोना काल में। लॉकडाउन के बाद में लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए और युवा सड़क पर उतर आया है बेरोजगारी की समस्या को लेकर। ये जाहिर है कि जब कोई बड़ी समस्या होती है तो जो विपक्ष के दल होते हैं वो जनता का साथ देने के लिए मजबूर होते हैं और यही काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी राजनीतिक ख्याति बढ़ाने के लिए कर भी रहे हैं। लेकिन युवाओं की ये आंदोलन सरकार के लिए किस तरह से खतरे की घंटी बनते जा रहे हैं, ये भी देखने और समझने वाली बात होगी। एसएसपी प्रयागराज अभिषेक दीक्षित का निलंबन हुआ और उसके पीछे भ्रष्टाचार की कहानी बताई गई। हो सकती है भ्रष्टाचार की कहानी, लेकिन असल कहानी ये है कि जो ताली और थाली का जुलूस प्रयागराज की सड़कों पर निकला, कर्नलगंज से जॉर्ज टाउन के एरिया में पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवाओं ने घूम घूम कर ताली और थाली बजा करके रोजगार मांगा, बेरोजगारी की समस्या के खिलाफ आवाज बुलंद की और पुलिस प्रशासन पूर्ण घोषणाओं के बावजूद युवाओं के इस आंदोलन को रोकने में नाकाम रहा। इसके बाद में नाकामी को छिपाने के लिए प्रशासन ने, पुलिस ने युवा मंच के 25 युवाओं के खिलाफ महामारी एक्ट और धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज। ये जो प्रयागराज का आंदोलन है, जहाँ से शुरुआत हुई, वो आंदोलन एक खतरे की घंटी मानी जा सकती है। जब लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार छिन गए हैं, कोई आगे उनके सामने भविष्य दिख नहीं रहा है, तो युवाओं की मजबूरी है कि वो सड़क पर उतरे और वही थाली और ताली बजा करके वे सरकार से उत्तर मांग रहे हैं। आज इस अभियान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और युवाओं से ये आह्वान किया कि वे घर पर रह करके 9 सितंबर के दिन 9 बजे रात में 9 मिनट तक घर की बत्तियां बंद करके क्रांति की मशाल जलाएं, टॉर्च, कैंडल आदि जला करके रोशनी करें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि युवाओं को अपने आंदोलन के लिए साथ आगे आना चाहिए, हम उनके साथ। उन्होंने
तमाम सी चीजें कहा कि जो बेरोजगारी है उसको लेकर के जो युवाओं की समस्या है हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे। खास तौर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में जो शेर उल्लेख किया है उसके साथ ही आज की इस चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे और मनदीप यादव जी से चाहेंगे कि वो ही इस बेरोजगारी के मुद्दे पर जो समस्या है वो क्या वास्तव में बहुत बड़ा मुद्दा होगी जब तक 2022 का चुनाव आएगा, कितना विकराल रूप ले लेगी, क्योंकि जो मनरेगा जैसी चीजें थी जिनमें दिखाया जा रहा था कि तमाम लोगों को रोजगार मिल गया है, लेकिन रोजगार शून्य है। लोग मनरेगा के नाम पर ठगा, अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो से जो अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में उल्लेख किया कि मुट्ठियां जब बन जाती है नौजवानों की, नींद उड़ जाती है जुल्मी हुक्मरानों की, ये शेर अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में उल्लेख किया है। मनदीप यादव जी, आप चर्चा की शुरुआत करें। क्या आंदोलन आज आपने किया है, किस तरह से आपने आज जी जी ये देखिए, जिस तरह से हम सब देख रहे हैं, भली बात देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से चिर निद्रा में कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। और विगत अभी देखा आपने कुछ दिन पहले प्रदेश के युवाओं ने किस तरह से ताली ताली बजा करके इस सरकार को जगाने का काम किया, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा। परिणाम ये हुआ, युवाओं सड़कों पे उतरा, सरकार अपने एसपी डीएम को सस्पेंड करना पड़ा, तमाम तरह की घटनाएं आ रही हैं। लेकिन ये सरकार मुद्दों से भटकी हुई है। मूल वादों से जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार हर मुद्दे पर बिल्कुल तरीके से विफल है। और जिस तरह से युवा, प्रदेश का युवा, वो किसी जाति धर्म वर्ग का हो, जिसको आशा थी, उम्मीद थी, हम पढ़ेंगे लिखेंगे हमको रोजगार मिलेगा, हमारे हाथों में काम मिलेगा, इस सरकार ने झूठे वादे करके उनके का भी काम किया है। रोजगारी बेरोजगारी को लेकर के, निजीकरण को लेकर के तमाम मुद्दों का युवा जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी के ये जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ सड़कों पर खड़ी है। जो आज देखने को जनपद फर्रुखाबाद के साथ साथ समूचे उत्तर प्रदेश बल्कि समूचे देश में बड़ी संख्या में सरकार का आक्रोश है जो देखने को मिला है। जनपद में रहे थे जो वादे कर जो ये सत्ता में है, प्रदेश का देश का युवा अपना और खड़ा महसूस कर रहा है, ये देखने को मिला है। ये प्रदेश भाजपा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में युवाओं ने, उन युवाओं के पार्टी के नेताओं ने उन युवाओं का हौसला देने के लिए किया है ताकि लड़ाई लड़ सके, ये सरकार अपनी कुंभकर्णी नीति से जागे और जनता को सुने। गौतम जी, शेखर जी, यानी जो पार्टी हर साल 2 करोड़ रोजगार देकर देश को विश्व गुरु बनाने का वादा करके सत्ता में आई थी, वह मोटे तौर पर 17-18 करोड़ जो है रोजगार निकल गई है। ये रिपोर्ट मीडिया की है और सही माने में ये सरकार में बैठे हुए लोग अगर इसकी जांच करा लें तो ये शर्मसार स्वयं भी हो जाएंगे। इनके पास कोई वो नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखा आपने, ये लॉकडाउन जो हुआ है ये कोरोना नहीं था, ये खास तौर से प्रवासी मजदूर, गरीब और मध्यम वर्ग, किसान, इनके ऊपर ये लॉकडाउन का जो है आक्रमण किया गया और इससे लाखों लोग जो है बेघरबार हो गए, लाखों लोग मर गए, पैदल चलने पे मजबूर हुए, बगैर सोचे समझे, बगैर नोटिस दिए हुए इन्होंने लॉकडाउन का आर्डर दिया। इसी तरह नोटबंदी कर दिया, इसी तरह से जीएसटी कर दिया। इन 3 स्टेपों ने पूरे देश को हमें बर्बाद कर दिया है, 50 साल पीछे छोड़ दिया है। रह गए रोजगार के अवसर, तो इन्होंने 500 कार्यालय तो अपने भाजपा के बनाए हैं हर जिले में, मगर पांच जो है स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए हैं। ये सारे इंडस्ट्री जो है बंद करते चले जा रहे हैं, रोजगार समाप्त करते चले जा रहे हैं। तो ये
नौजवानों की क्रांति है, अब ये जाग गई है, ये रुकेगी नहीं। और अगर सरकार भी नहीं जागी तो इसके परिणाम आगे चल के बहुत गंभीर होंगे। हाँ जितेंद्र यादव जी। जी, मैं शेखर जी इनके ही नारे से अपनी बात को कहना चाहूंगा। इनका नारा था कि हर साल हम लोग एक साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ इन्होंने 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया। आने वाले समय में इनके होर्डिंग बहुत बड़े बड़े लगे थे सरकार के, भय भूखना भ्रष्टाचार, अब की बार क्या सरकार, अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार किसकी सरकार। इसको आप जस्ट उल्टा करके देख लीजिए। जो सिलेंडर 350 का था वो 700 का हो गया। जो जो रोजगार देने का वादा किया था वो रोजगार छीन लिए गए युवाओं से। दलितों पर अत्याचार बराबर बढ़ता चला जा रहा। बेटियों और बहनों पर अत्याचार निरंतर बढ़ता चला जा रहा। आज युवा जब सड़कों पर उतर आया है वाराणसी में, तो इन्होंने वहां के एसपी को सस्पेंड करने का काम किया। ये आग अब पूरे प्रदेश में लग चुकी है। ऐसे युवा हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर गांव पर सड़क पर उतरेगा और इन लोगों को, जो सोए हुए सरकार है, इसको हम लोग युवा जगाने का काम करेंगे। आने वाले समय में ये आंदोलन आज तो बहुत बहुत सूक्ष्म में ही अखिलेश जी द्वारा दिया गया ये आंदोलन था, जिसको हम समाजवादियों ने बढ़ चढ़कर आज मोमबत्ती और लाइट जलाकर इस सरकार को जलाने का काम किया। आने वाले समय में हम लोग धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन के नाम से सरकार को जगाने का काम करेंगे। शेखर देखिए, ये जिस मुद्दे पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये शर्मिंदगी का विषय है अपने देश के लिए, अपनी वर्तमान सरकार के लिए। और अफसोस की बात यह है कि आज जब इस देश की पहचान युवा राष्ट्र के तरफ होती है, जब युवा अगर मोमबत्ती जलाकर आंदोलन करता है या थाली पीटकर आंदोलन करता है, उसी तरीके से जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, तो उस युवा को दबाने के लिए सरकार ने क्या किया है, अपने अधिकारियों को सस्पेंड किया है। अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए था बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की वजह से, लेकिन अधिकारियों को सस्पेंड इसलिए किया है कि युवा प्रदर्शन क्यों कर रहा है तुम्हारे रहते। ये देखिए, नोट करने वाली बात है। उसी के साथ मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, मैं 15 करोड़ की बात नहीं करता, लेकिन की प्राचीन जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, तो औसतन हर युवा हिसाब लगाता है तो अब तक लगभग जो है उनके हिसाब से 12 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। अब 12 करोड़ रोजगार तो केवल कोरोना महामारी के दौरान चले गए, तो फिर आपने रोजगार दिए। और देखिए, ये बात आई थी लाल किले की प्राचीर से 14 में, इसलिए युवा हिसाब मांग रहा है। अब तक कोरोना पुराने बेरोजगारों को मिला के ये 35 करोड़ का आंकड़ा बेरोजगारी पार कर रही है इस युवा राष्ट्र में। देखिए, बहुत बड़ी बात है, मोदी जी के इस युवा राष्ट्र में एक तिहाई हिस्सा तो आप देख लीजिए, इन सब बहुत सी महामारियों में जा रहा है और बेरोजगारी का आलम ये है कि लोग आत्महत्याओं पर उतर आए हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात यह है, अभी 1 घंटे पहले 9 बजे यूथ कांग्रेस ने लखनऊ में प्रदर्शन किया, बेरोजगारों के साथ किया, तो उठाकर वहां पुलिसिया कार्रवाई हुई। यहाँ पर यह है कि अगर युवा थाली पीट रहा है तो वो भी गुनाह कर रहा है, मोमबत्ती जला रहा है कर रहा है। अरे सरकार की सोच क्या है, आप ही का दिया हुआ, अगर कोई आपको शर्मिंदगी एहसास कराने के लिए कर रहा है तो वो गुनहगार हो गया। समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी किस चक्की का आटा खाती है। कहाँ है बौद्धिक क्षमता, आप कहाँ है, किस तरीके से आप चलेंगे। एक तरफ आप सड़कों पर आंदोलन करो, प्रदर्शन करो, दूसरी तरफ आप अगर अपनी तो आप उसका इस तरीके से पोषण करेंगे। ये शर्मिंदगी है। और बेरोजगारी मुद्दा है जो आज इस सरकार के अंदर जो व्याप्त है, इससे साफ पता चलता है ये पॉलिसी पैरालाइज का विषय है। ये सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, किसी तरीके से नहीं सोच पाया, और बेरोजगारी को बढ़ाने का काम तो ये सरकार कर रही है। निजीकरण जो है शब्द, निजीकरण जो है सरकार की देन है। और जो सरकार उद्योगपतियों के हाथों में देश की धरोहर बेचे दे रही है, वो किस आधार पर बेरोजगारी खत्म करेगी, ये बड़ा प्रश्न है। इस पर भारतीय जनता पार्टी प्रकाश डाले तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ अनुपम जी।
मेरा मानना है, हाँ शेखर जी, जी मेरा बोलिए बोलिए। शेखर जी मानना है कि वर्तमान समय में हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या ही बेरोजगारी का मुख्य कारण है। पिछली वर्तमान सरकारों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या के हिसाब से उद्योग धंधे भी स्थापित होने चाहिए, लेकिन उद्योग धंधे हमारे देश में स्थापित नहीं हो पाए और जनसंख्या बढ़ती रही। मैं वर्तमान सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे देश के प्रत्येक जिले में दो उद्योग केंद्र स्थापित करें, जो कि वहां के नौजवानों को रोजगार मिल सके, और जब उनको रोजगार मिलेगा तो वह खुशहाल रहेंगे, देश भी खुशहाल रहेगा। चलिए ठीक है, मुकेश सिंह जी, डॉक्टर मुकेश साहब जी भाई साहब, बोलिए। प्रणाम भाई साहब। हाँ, बोलिए। सबसे पहली बात है कि जो विपक्ष है वो विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर रहा। प्रारंभ से देश और प्रदेश को गुमराह करने का काम कर रहा है। पहले कहा कि ब्राह्मण जो है वो वैसा हो गया है, उपेक्षित हो गया है, हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। अब क्या काम कर रहा है? अब काम कर रहा है कि युवाओं से कह दीजिए बेरोजगारी आ गई। ये हम पूछना चाहते हैं, ये हमारे महोदय दो हमारे मित्र कांग्रेस के हैं, निजीकरण की बात ये कर रहे हैं, हुआ कब था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 1992 में भारतवर्ष में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का नारा लगाया और उस समय सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट सेक्टरों में सौंपा गया बड़े लंबे पर, और वो प्रक्रिया चलती रही। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो नीति बनाई उसी की आप आलोचना कर रहे हैं, तो सरकार ने अकेले, उत्तर प्रदेश सरकार ने, अब देखिए कोरोना काल की जहां बात करते हैं, ये पूछा जाए कांग्रेस ने, सपा ने या दूसरे विपक्ष ने कोरोना में क्या योगदान? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से कोरोना से लड़ती रही। उनके कई मंत्री संक्रमित हैं, कई मंत्री खत्म भी हो गए हैं, उनके तमाम विधायक संक्रमित हो गए हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल चुपचाप बैठे अंदर देखते रहे। कोरोना काल में किसी ने कोई मदद करने की बात नहीं की। 45 लाख मजदूरों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष से ला करके जो है उत्तर प्रदेश में लाए और ये वादा किया कि इनको हम लाएंगे, इनको दवा देंगे, इनको ठीक करेंगे, इनके घर तक पहुंचाकर इनको हम रोजगार देने का काम करें। और पूरे उत्तर प्रदेश में मनरेगा से रोजगार देने का काम किया। केंद्र सरकार ने रोजगार के दृष्टिकोण से तमाम योजनाएं चला रखी, जो जिसका फायदा अभी जनता तक नहीं पहुंच रहा है या जनता नहीं ले पा रही है। मुद्रा योजना है, तमाम इस स्टार्टअप योजना है, कौशल विकास योजना है, ये युवाओं के रोजगार की योजना है। जहां तक निजीकरण की बात करते हैं, निजीकरण तो आपने शुरू किया था और अगर हम उसको आगे कर रहे हैं तो आप आलोचना कर रहे हैं। हम तो उन्हीं को आते हैं। जैसे एक मिनट भाई साहब बोल लेने दीजिए, फिर आप इसके बाद बताइए। पूरे भारतवर्ष में ये एक फैला देना कि बेरोजगारी आ रही है, बेरोजगारी नहीं आ रही। पूरी दुनिया का अगर एग्जाम्पल लें या पूरे विश्व का एग्जाम्पल लें तो कोरोना में सबसे ज्यादा अगर संभल करके खड़े हुए तो हम खड़े हुए। हमने अपनी मृत्यु दर को कम किया। पूरे दुनिया में अगर इकोनॉमी की दूसरे नंबर पे आ गए, उसको फिर चलाने का हम दूसरे को आगे लाने की बात कर रहे हैं, फिर उनको चालू करने की बात कर रहे हैं, बाजारों को खोलने की बात कर रहे हैं। जब तक डिमांड नहीं आएगी उत्पादन क्या होगा? ये आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और कोरोना पर मृत्यु दर पर नियंत्रण का काम भी किया जा रहा है। इसलिए युवाओं को गुमराह करना या पार्टियों को गुमराह करना, अच्छे मुद्दों को न उठा करके आप इस तरीके से युवाओं को सड़कों पर उतार करके एक अराजकता फैलाने का काम जो विपक्ष कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। बेरोजगारी नहीं हो रही है, रोजगार देने के लगातार प्रयास जारी हैं, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है, जीडीपी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, ना सोई है और ना कुंभकर्णीय नींद में है। पूरी तरीके से पूरे विश्व में इस प्रकार के जो है आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का काम कर रही है। और इसके बाद लगातार
जहां पर दूसरी सरकारों के समय हमारे यहाँ आतंकवाद था, दूसरा घुसपैठ थी, चीन से हम मुकाबला कर रहे हैं, पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हैं, सीमाओं को सुरक्षित करते हुए पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों को सरकारें बढ़ाने का काम कर रही हैं। विपक्ष से मेरा अनुरोध है कि सही मुद्दों का आंदोलन करें, ऐसा आंदोलन न करें जिससे कि अराजकता आए और आर्थिक गतिविधियों को और नुकसान। हाँ सतपाल जी। शेखर जी, अभी सब लोगों ने अपने हिसाब से उस विषय को कहा। अभी डॉक्टर मनीष जी ने बहुत विस्तार पूर्वक उस संबंध में कुछ आपको बताया। सारे जो सरकार ने किया है उसको हम दोहराएंगे नहीं। आज जो 1962 में चाइना ने जिस चोटी पे कब्जा कर लिया था, आज इस भाजपा की सरकार ने ही उस पर पुनः कब्जा करने का प्रयास किया है और कर लिया है। आज सारे मीडिया और सबने वो बात खुल के आ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस देश का मीडिया ही कह रहा है। और दूसरी चीज ये है कि अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि भाई वो जो है 35 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। भैया 60 साल तुम्हारी सरकार रही, 125 करोड़ आबादी इस देश की, और 125 करोड़ आबादी में लड़के बच्चे सब मिला लो तो भैया कितना, एक 1/4 का हिस्से में आप 35 करोड़ नहीं आएगा। 140, 35 चौक 140, तो एक परिवार में 4 लोग हैं तो चारों के चारों, अगर एक बच्चा भी छोड़ दो, जोड़ लो सब मिला के, तो ये 35 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए इतने दिन में। तो आप कुछ जरा आंकड़े, कुछ चीजों का जरा तारतम्य, कुछ चीजें अपने सिस्टम से लोगों को लाकर और उसमें से करना चाहिए। और रह गई बात जहां तक कि उसकी बात कि ये काम हम हर इश्यू पर, आप देखिए 2700 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री ने 1 मिनट में, आप सबको याद होगा उसमें मीडिया में भी आया था, 1 मिनट में मजदूरों के खाते में गया था, मनरेगा के लोगों को। आप कहते कुछ किया नहीं है। और जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात है तो सारी दुनिया में आप देख लीजिए कि उद्योग आज भी, जो हम सरकार के पास कितने सीमित नौकरियां होती हैं, उनके आधार पर आप सबको नौकरी नहीं दे सकते। और नौकरी देने की अगर आप देते होते उसी रेशियो में, तो आज देश में सब लोग नौकरी कर रहे होते। इतनी आबादी तो 125 करोड़ आबादी है, तो 35-40 करोड़ लोग तो नौकरियां कर रहे होते। तो ये जब 35-40 करोड़ लोगों को हम 70 साल में नहीं दे पाए, तो हमसे अपेक्षा करते हो कि 5 साल में हम जो है 35 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। रोजगार का मतलब ये होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर से लेकर अपना व्यापार भी जो लोग करते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करें या सरकारी सेक्टर में काम करें, सारे लोगों को रोजगार देने की बात, सबके पास काम हो, जो जिस स्थिति में है, जिस प्रकार से। ये सरकार का भी 6 साल की सरकार है, इसका एक अपना छोटा सा प्रयास है। और ये प्रयास, इस प्रयास को आप नहीं मान रहे, आप मानो या न मानो, लेकिन सारी दुनिया इस प्रयास को मान रही है। आज आप चाइना की छोड़ने वाली कंपनियों का बहुमत हमारे देश में आ रहा है, वो हमारे देश में लगाना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश भर में ऐसा राज्य हो गया है जहां सबसे ज्यादा लोग रोजगार देना चाहते हैं। हमने रोजगार के इशू पर एक दिन में एक विंडो सिस्टम से हमने जो व्यापार का सिलसिला शुरू किया है, उसका ये परिणाम है कि उद्योगपति पूरे देश भर में जितने आ रहे हैं उससे 1/4 हमारे देश उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो ये जिस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। 5 साल आपातकाल जैसी स्थिति रही है। 5 काल में, आज 5 महीने में जो 5 महीने की जो स्थिति है, 5 महीने में हमने जो काम किया है कोरोना के पीरियड में, आप सब कहीं दिखाई नहीं पड़े उसमें से। आज आप जनता की सेवा की बात करते हो, आप विरोध पक्ष के लोग हो, आपका भी तो काम होता, आप भी कहीं इस दिशा में थोड़ा सा काम किए होते, कुछ चीजें दिखाते, कुछ चीजें में लोगों की मदद करते। और आज जो लोग बेरोजगार हुए, धीरे धीरे जो लोग छोड़ के आए, उद्योग धंधे अपने हिसाब से चालू हो गए हैं। लॉकडाउन समाप्त होने की स्थिति में हर आदमी जागरूक हो रहा है और अपने आप उन सब चीजों का पालन करते हुए लोग बढ़ेंगे। 4-6 महीने लगेंगे। 5 महीने में जो स्थिति खराब हुई है, जो लोगों को काम, फैक्ट्रियां बंद हुई, जो चीजें हुई, अब ये 2-3 महीने में शुरू हो जाएंगी। हम शुरू भी करते हैं तो आप चिल्लाते हो। अभी परीक्षा कराने का हमने सवाल कहा तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आप जो काम अगर हम नहीं करते हैं तो आप चिल्लाते हो कि कर नहीं रहे हो, और करना शुरू करेंगे तो कोरोना में से आप कर रहे हो। तो एक ऐसी स्थिति मत निर्माण करिए कि जिसमें से आप उपहास के पात्र बने। और आंदोलन लोगों का चलते रहना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप करिए, लोकतंत्र में आप हमारी जो कमियां हैं उनको उजागर करने का पॉजिटिवली उस विषय को रखिए। आप उसको आंकड़े सही सत्य के आधार पर जो चीजें हैं उसको गुमराह करने का काम मत करिए। और आपके गुमराह करने से लोग होने वाले नहीं है। मुट्ठी भर पार्टी के कुछ लोग होंगे, थाली और डंडा बजाएंगे तो बजाएंगे। करोड़ों लोगों ने मोदी जी के आह्वान पे थाली बजाई थी, आपने बजवाई आज तो पता भी नहीं चला है, किसी मोहल्ले में कहीं किसी ने बजाई होगी। आप मोदी जी की तुलना और अपनी पार्टी की तुलना खुद कर सकते हो।
उस आदमी के आह्वान पे करोड़ों लोगों ने बजाई, बड़े बड़े लोगों ने बजाई, और आप आह्वान कर रहे हो तो कोई चिमटा तक नहीं बजा रहा है, थाली छोड़ दीजिए। तो इसलिए आपकी जो दयनीय स्थिति है, अपनी स्थिति को संभालिए, आप सही बात को उजागर करिए, जनता का विश्वास जीतिए। हम भी चाहते हैं कि आप जीरो पर न पहुंच जाओ, विरोध पक्ष के कुछ लोग जीत के आते रहें, कुछ आप लोग भी करते रहें। आपका उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष हार गया, मुलायम सिंह की पत्नी, वो अखिलेश की पत्नी हार गई, तो आप कहीं जिंदा रहो, आपका पक्ष का जिंदा रहना आवश्यक है। एक आधा जीत के आते रहो तो, और अपना ये करते रहो, आपका काम है। सरकार इससे जागरूक होती है, आपके आंदोलनों से हम सतर्क होते हैं, हमें अपनी कमियां मालूम पड़ती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए लोग हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, लेकिन उसको अराजकता का स्वरूप नहीं देना। अगर आपने अराजकता के स्वरूप में, जो आपके समय में सपा के सरकार में गुंडा राज था, आज भाई आपके मंत्रियों की सबकी स्थिति बन गई। आज हम भ्रष्टाचार पे अगर हमने कप्तान को बर्खास्त कर दिया, तो सस्पेंड कर दिया, तो आप कहते कि उसको आंदोलन के कारण कर दिया। अगर नहीं करते तो भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। भाई क्या करना चाहते हो? हमारे गांव में ननियाल में किस्सा सुनाते थे, गोड़ा का जो मजदूर होता था, जानवर पालता था, अगर बैल ज्यादा तेज चल रहा था तो आगे से मारते थे, कम चलता था तो पीछे से मारते थे। तो भैया ऐसा नहीं है, आप उस सिस्टम को बनाइए और ठीक तरीके से उसकी शेखर जी, हम लोगों की भी अब सुन लीजिए, अब हमारी भी सुन लीजिए, हम लोगों की भी अब सुन लीजिए। बहुत हो गया, आपने भी कह दिया, डॉक्टर साहब ने भी कह दिया, हम लोग बहुत प्यार सुन रहे हैं। अब हम पूछना चाहते भैया, मैं सर मिलेगा। हाँ, प्यार से नहीं सुनना, आप प्यार से सुन रहे हो, कोई एहसान थोड़ी करो, मैंने आपको भी प्यार से सुना। तो हमारी भी सुन लीजिए, नहीं हमारी भी थोड़ी सुन लीजिए। आप झेल नहीं पा रहे हो, सही बात नहीं झेल पा रहे हो भाई, सही नहीं, साथ साथ सुनते जाओ तो ठीक। हम सुनते रहे, आप सुनते रहे 35 करोड़ के, और तब आप जो आपको सुनाई पड़ा। अब हम बोल रहे तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही कि भाई हमको नहीं, हम ये बता रहे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि कोरोना भगाएंगे, थाली बजाओ, दिए जलाओ, किसने नहीं जलाया इस देश में? हम लोग भी चाह रहे थे कोरोना चला जाए। हम अभी सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने एक क्लिक में सभी मजदूरों को रुपए डाल दिए। ये बताइए, रुपया किसी को फ्री में दिया गया क्या? लेबरी की थी मजदूरों ने, उस लेबरी का पैसा उधार चल रहा था, वो पैसा दिया गया। कोई पैसा मुख्यमंत्री जी ने फ्री में नहीं दिया था। क्या सिलेंडर का 700 बता रहे, 350 रुपया सिलेंडर कब रेट था? आप फर्जी मत दीजिए ना, 350। आप बताइए 370 आप देख लीजिए, आज 700 प्लस आप देख लीजिए। 10 साल पहले आ रही आवाज देखिए, जो सत्ता में सरकार में है, जिनके पास पावर है, जिनके पास ताकत है, शिकायत तो उसी से की जाएगी। क्या आपने जो लॉकडाउन में लाखों करोड़ों लोग पैदल चल रहे थे, क्या आपने वीडियो वो नहीं देखे? हमें तो कोई वहां भाजपा का दिखाई नहीं देने लगा कि आप जो है उन पहुंचाने की बात कर रहा हो। आपने जो है बसों लगाई तो बसों में किराया ले लिया, रेलवे ने किराया ले लिया। 80 लाख करोड़ रुपया वो पैकेज कहाँ गया मालूम नहीं हुआ, हवा हवाई हो गया। और इस कोरोना पीरियड में आपने बेचम बेच सारा बाप का माल समझ के सारे देश को बेचे जा रहे हो, रेलवे बेच रहे हो, और बीमा बेच दिया है, और लाइफ इंश्योरेंस बेच दिया है आपने, संचार विभाग को बेचे चले जा रहे हो। क्या कर रहे हो? ये आपका माल नहीं है, ये जनता की कमाई है। सारे रोजगार आप स्वयं खत्म करते चले जा रहे हैं, और आप अच्छी मीठी बातें लच्छेदार मिला के गुमराह करना चाह रहे हो। क्या ये नौजवान आपको सड़क पे नहीं दिखाई दे रहा? क्या नौजवान आपके रोकने से रुक जाएगा? इसी नौजवान ने आपको वोट दिया था, वही आपके खिलाफ इस समय सड़कों पे है। टोपी लगा के निकल गए, कितना नौजवान निकला यार। जवाबदारी आपकी है, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको उत्तर देना पड़ेगा। ये हालात क्यों देश में इस तरह से पैदा हुए? आज जवाब देने के लिए आवाज आ रही है, कुछ नहीं, लच्छेदार बातें हैं और कुछ नहीं। जवाब देंगे ना, जितने ज्यादा बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मजदूरों को रोजगार, बहुत सारा रोजगार दिया। हम जानना चाह रहे हैं मनरेगा की मजदूरी क्या है? क्या अध्यक्ष जी बताएंगे मनरेगा की मजदूरी क्या है? और रुपया है 220 रुपया। और प्राइवेट मजदूरी कितनी चल रही है मार्केट में?
अरे भाई जो सरकार का रेट तय हुआ था हम पूछ रहे फरुखाबाद का ही रेट पूछ रहे हम क्या है। जिसने 80,000 की नौकरी छोड़ी, जिसने 80,000 की नौकरी छोड़ी महीने की, जिसने 5 लाख का अपना पैकेज छोड़ा, वो आके आपकी 200 रुपए में मजदूरी करे आके, और उसके बाद भी किताब लेके बैंक घूमे, इस बैंक में जाएगी उस बैंक में जाए, किस बैंक में पैसे लेने जाए। आप कह रहे थे मुख्यमंत्री जी ने एक क्लिक में सब पैसा दे दिया। ये बताइए वो पैसा मजदूरों की मजदूरी उधार थी सरकार के पास, वो उधार की मजदूरी सरकार ने दी थी कोरोना काल में, और रह गए करो। आप बता रहे कि कोई मदद की बात नहीं है, कोई आप कह रहे मदद के लिए कोरोना काल इतनी मदद करो ना, कुछ समझ के इतना झूठ मत बोलो। अरे भाई एडवांस में डाला गया था, जैसे ही मजदूर 45 लाख आया उत्तर प्रदेश में, वैसे उनके खातों में जो रजिस्टर्ड थे उनके खातों में वो एडवांस में पैसा डाला गया था 3 महीने का। आप मजदूरी में एडवांस में हम मनरेगा में ही रहते हैं। अध्यक्ष जी आप जानकारी कर लें, वो पैसा लेबर जो उधार पैसा था केवल वो पैसा दिया गया, किसी को कोई नया पैसा नहीं दिया गया। कभी मनरेगा मजदूरों से मिले हैं आप? कभी मनरेगा मजदूरों से मिले हैं आप? क्या उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की है? रुपए दिए, आप गाँव में आइए तो पता चलेगा। आप मिलने की बात कर रहे हो, आपने किया है। अच्छा आज इस पे बहस कर आवाज आ रही है मंदिर जी, आप फर्जी मत बोलो। सुमन जी बोलिए। देखिए मैंने सबकी बात गौर सुनी, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात भी सुनी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रोफेसर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही, और मुझे उस बात को सुनने के बाद अफसोस सा है कि प्रोफेसर साहब ने ऐसी बात कह दी कि उन्होंने बैंकों के निजीकरण को रेलवे के निजीकरण से जिस तरीके से जोड़ दिया, मान्यवर मुझे नहीं लगता था। ये बात मुझे आपसे सुननी पड़ेगी क्योंकि आपसे सीखा। दूसरी बात जो आदरणीय सतपाल सिंह जी ने बात कही है कि उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग करने आना चाहते हैं, तो साहब ये कागजी आंकड़ा देश को मत दिखाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई अपनी हत्या करवाने, अपना शोषण करवाने नहीं आना चाहता है। आप इसका कोई प्रमाण नहीं दे पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अहंकार में आके भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोले, बेरोजगारी को आप चाइना मुद्दे से कंपेयर कर रहे हैं। हमने आपको 70 साल में आपको बना के दिया जिसमें आप बेच रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं साल की साहब? अगर हमने लाल किले को पहले बेचा होगा तो आप क्या बेचते? रोजगार खत्म हो गए, क्या करते हैं? हम 6 साल सरकार, आप 4 साल घाट छीन क्या? गलती आपने क्या बताया भाई? 7 साल में क्या किया आपने? बता। आज 6 साल बेरोजगारी होती नहीं। आज अमेरिका में बेरोजगारी नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, जापान में नहीं है, हमसे बाहर जो लोग बने आप कम करते हैं, पूरे देश में कोरोना फैला देते हैं। कोई नीति नहीं है, विजन नहीं है, कोई दिमाग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसे चल रही है। देखिए विपक्ष को बोलने देंगे तब तो विपक्ष की बात आएगी, अन्यथा हिटलर शाही ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। जो हिटलर शाही चल रही है, आप आज उन्हीं युवाओं पे लाठी चलवा रहे हैं जिनसे आप थाली बजवा रहे थे। अरे साहब कौन सी दोगली नीति भारतीय जनता पार्टी की? एक तरफ आप कहते थाली बजाओ, कोरोना जाएगा, युवा आपका समर्थन करता है। आज युवा भूखे मिल रहे हैं, थाली बजा है, तो आप देखिए पार्टी की नीति। देखिए हम को गुमराह कर रहे हैं। तरीके ना रखी है। आप लोग कहीं ना कहीं युवाओं को भी आप लोग फर्जी केस लगवा रहे हैं। क्या बात कर रही भारतीय जनता पार्टी? फर्जी केसों का एक बहुत बड़ा आंकड़ा इसी सरकार में इस समय देखने को मिल रहा है। जहां से किसी ने आवाज उठाई केस दो, जहां उठाई केस लगा दो। लीजिए आप ट्राई कर रही कहाँ आपका सुशासन साहब? सरकार में रहा है। हर साल में जो हमने कर दिया भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ उठा रही है साहब। जिस मनरेगा में आप पैसे डालने की बात करते हैं वो मनरेगा कांग्रेस की देश, कांग्रेस के खंडहर है साहब। मोदी जी के हिसाब से कुछ तो नया करे होते, जनता पार्टी नया करी होती तो हम भी कहते बहुत अच्छा आपने किया। आप कह देंगे बनवाया दूसरे का लड़ाई बेरोजगार अपराधी बन जाएगा। जिस तरीके से बेरोजगार करा रहे हैं थोड़े दिन में ये बेरोजगार अपराधी बन जाएगा, क्योंकि
मुकदमे लगवा देंगे। तो और जो आंकड़ा है पहले जनता पार्टी को आंकड़ा समझना चाहिए, आंकड़ा क्या आना चाहिए, बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। और मोदी जी इस मुद्दे के आधार चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ने की नहीं करेंगे, क्योंकि ये युवा राष्ट्र है। अब की बात युवा ताकत मोदी जी को जाएगी। और योगी जी बातें क्या कर रहे हैं, जो स्वयं मोदी जी के पैर रखे मुख्यमंत्री बने, उनसे दो तुलना करेगी, कहाँ आप कर रहे हो? धार्मिक भावनाओं भड़काकर आप देश में बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। ये युवा राष्ट्र है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। हम आपको मनवा के रहेंगे, हम कितने भी कमजोर हो जाएं, लेकिन इतने देखिए जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने जो अपनी बात रखी है, उनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि कोरोना ड्यूरेशन में माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरठ से लेकर गाजीपुर तक प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं जहां जरूरतमंदों की मदद के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे नहीं। और रही बात, अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बोलने वाली बात नहीं। आप सुनिए, आप बोले मैंने सुना, अब आप सुन लीजिएगा। जिस तरह से आप अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं कि आपने, आपके कार्यकर्ताओं ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो भी कहीं नहीं दिखा। वो आपके सिवा प्रदेश के किसी दूसरे दल को नहीं दिखा कि आपके कार्यकर्ताओं ने क्या किया कोरोना पीड़ितों के लिए। जिस तरह से आपको नहीं दिखा कि समाजवादी पार्टियों ने, दलों ने प्रदेश में क्या किया, क्या सहयोग किया, उसी तरह से आपका काम केवल स्वयं आपको दिखा। दूसरी बात जो अभी एक साथी कह रहे थे, जो जैसा भी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, परशुराम जी की मूर्ति की बात, भाई परशुराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? परशुराम कहाँ लगा रहे हैं, लगा के नहीं रहे हैं, नहीं हो रहा है, लगाइए ना, हम तो खुद ही खुश हैं। आपका बयान ही इसीलिए है, कहीं ना कहीं उसकी लगता है। आप लगाएं तो हम तो बहुत खुशी की बात है। महापुरुषों फाउंडर मेंबर थे आपके, आप एक दिन जनेश्वर मिश्र पार्क चले जाओ, बहुत बड़ी मूर्ति लगी है जनेश्वर मिश्रा जी की। दूसरी बात, रोजगार की बात है, रोजगार की बात आप कर लीजिए। आप रोजगार पे बहस नहीं करेंगे, आप देश की बेरोजगारी पे बहस नहीं करेंगे, आप बहस करेंगे गिने चुने दो चार मुद्दे पर जो केवल हार्ट टचिंग मुद्दे हैं, राष्ट्र को गुमराह करने वाले मुद्दे हैं, युवाओं को गुमराह करने वाले मुद्दे हैं, केवल आप उस पर चर्चा करेंगे, उन पे ही आप काम करेंगे, जो लगातार देखने को मिल रहा है महोदय। रही बात देश का युवा, प्रदेश का युवा अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर आया है, इसको आप इशू नहीं मानते हैं? बारह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 12 भारतीय जनता पार्टी के साथी युवा अपनी कहने के लिए हम सड़कों पे, एक टोपी वाले युवा की बात नहीं कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, मैं टोपी वाले युवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रदेश के उन युवाओं की भी बात कर रहा हूँ जिसके सिर पे लाल टोपी नहीं लगी है, वो भी पीड़ित है, वो भी पीड़ित है, परेशान है। और ये युवा ये देख रहा है कि युवाओं की आवाज को किस तरह से आप दबाने कुचलने का काम कर रहे हैं, ये प्रदेश के बाद भली बात से देख रहा है, जिसके नमूने प्रदेश में तमाम जिलों में देखने को मिले हैं। और ये पूरी तरीके से सरकार देख ले और समझ ले कि जो युवाओं ने ठाना है और युवाओं के हक को आपने छीना है, युवाओं के साथ छल धोखा किया है, इसका जवाब आने वाले समय में आपको देना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। इस चैनल पे डिबेट पे आप चाहे इतने अपने आप को सफाई दे लें, चाहे इतनी अपनी आप पीठ थपथपा लें, लेकिन सच्चाई है उससे आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते और किसी कीमत पे नहीं कर पाएंगे, उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। देखिए, एक आज की इस डिबेट को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या, बेरोजगारी के मुद्दे पर आज हमने चर्चा की और ये हकीकत है कि लाखों करोड़ों लोग रोजगार खो चुके हैं और उसे अपने अपने ढंग से समझने की बात है, लोग समझ रहे हैं, अपने अपने तरह से उस बात को कह रहे हैं। विपक्ष के लोग बेरोजगारों का साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। ये स्थिति आज के इस कार्यक्रमों से सामने आई है और ये निश्चित रूप से स्थिति बन रही है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी की समस्या है, वो एक और अधिक विकराल रूप ले सकती है आगे आने वाले दिनों में। आज की चर्चा में आप सबने भाग लिया। आपकी चर्चा में भाग लेने के लिए सत्यपाल जी का, मुकेश सिंह जी का, जितेंद्र यादव जी का, मनदीप यादव जी का, श्री कृष्ण गौतम जी का, शुभम तिवारी जी का और अनुपम अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई डिबेट को लेकर, एक नई चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।
शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।